हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम चल रहा है उससे संबंधित यानी कि जो एडीओ से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं जो सिलेबस के हिसाब से हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक रहेगा ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कृत्य हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोग थोड़ा सा डिटेल की चर्चा करेंगे और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद मैं जो है इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो का जो है तीसरा भाग है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर एडीओ से संबंधित क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस पर थोड़ा सा डिटेल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के जो कृत्य है, ठीक है, जो ग्राम सभा कैसे होना चाहिए, उसका गठन किस प्रकार से होता है और उनके जो कृत्य है यानी कि जो कार्य है किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायत संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उसको अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ के बीच में, यानी कि यहाँ पर कितना टॉपिक है, 15 टॉपिक को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो आज हम लोग जो है अनुच्छेद 243 ए से स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक, तो यहाँ पर चलते हैं। पहला क्या है, अनुच्छेद 243 ए में क्या बोला गया है, ग्राम सभा है ना, तो ग्राम सभा के बारे में बोला गया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या है, ग्राम सभा है। क्योंकि जो बलवंत राय मेहता की जो समिति की रिपोर्ट है 1957 की, उसमें जो है त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई है, जिसमें एक संरचना किसकी है, ग्राम सभा की, यानी कि ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की क्या होना चाहिए, ग्राम सभा होगा तभी तो वहाँ पर बैठक होगा, है ना। इसमें अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अधिसूचना जारी करने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। एक राज्यपाल ही अधिसूचना जारी कर सकते हैं। साथ ही जो खंड और जिला पंचायतों की जो सीमा है, देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया, जो खंड और जिला पंचायत यानी कि जो है ब्लॉक स्तर पर है या फिर कह सकते हैं जनपद पंचायत है, और जिला स्तर पर जो है सीमा को परिवर्तन करने का जो अधिसूचना है वहाँ राज्यपाल जारी कर सकते हैं। इसमें जो है ग्राम पंचायत शब्द नहीं जोड़ा गया है, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखते हैं इसका सदस्य। दोस्तों, यह जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बताते चले जाऊँगा। यहाँ पर जैसे कि सदस्य है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सदस्य हैं। तो ग्राम सभा के दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी प्रिंट जो है एडिट करते समय या फिर हो सकता है पीडीएफ बनाते समय। तो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित जो है सदस्य व्यक्ति होंगे। ग्राम पंचायत में जो रहता है नामावली या फिर निर्वाचन नामावली या फिर कह सकते हैं जो मतदाता सूची है, उसमें उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तभी वह सदस्य बनेगा। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और है कि ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा में निर्वाचित नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए आहार्त है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मतदाता सूची है। जो व्यक्ति मामूली तौर पर ग्राम में रहता है तो वह उसका नाम मतदाता सूची में होगा। यानी कि मामूली तौर पर क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से किसी ग्राम में आकर बसता है, किसी गांव में आकर बसता है, तो उसके लिए जो है चुनाव से जस्ट पहले एक अभियान चलाया जाता है जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, तो वह अपने नाम इसमें जोड़ा सकता है। उसमें बोला भी गया है कि एक से अधिक गांव के लिए मतदाता सूची तैयार नहीं होगा, यानी कि उसके लिए हकदार नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक मतदाता सूची तैयार है, यानी कि किसी भी गांव में है उसका नाम, तो वह उसी समय किसी और दूसरे गांव के लिए नामावली में मतदान सूची में उसका नाम नहीं हो सकता, इसके लिए वहाँ हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सम्मेलन है। ठीक है, तो सम्मेलन अगर ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा लगती है, तो सम्मेलन कब कब होना चाहिए और कितनी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक चीज़ है कि प्रत्येक 3 माह में एक बार होना चाहिए। क्या बोला गया है, प्रत्येक 3 माह में एक बार है और साल में 6 बार। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक 3 माह में जो है एक बार, यानी कि साल में 4 बार होना अनिवार्य है। इसका समय तिथि फिक्स है, और जो है 2 बार जो अतिरिक्त रहता है तो उसके लिए भी अलग से इसमें प्रावधान किया गया है। प्रत्येक सभा को बुलाने की जवाबदारी, यानी कि जो ग्राम सभा बैठक कर रहे हैं तो उसके लिए जवाबदारी होता है सरपंच को है।
नहीं तो उप सरपंच को, नहीं तो सचिव को। यानी कि जैसे भी ग्राम सभा का आयोजन करते हैं तो सरपंच जो है ग्राम सभा को आहूत करता है, उसे बुलाने का काम करता है। अगर सरपंच नहीं है तो उस स्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा को बुलाने का काम करता है। अगर उप सरपंच भी नहीं है तो वहाँ पर जो पंचायत जो सचिव रहता है, जो ग्राम पंचायत के जो सचिव रहता है, तो उसका दायित्व रहता है कि वहाँ प्रत्येक सभा को बुलाने के लिए जवाबदारी उसी के पास रहता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, निम्न 4 अनिवार्य सम्मेलन। मैंने आपको बताया था कि जो 4 सम्मेलन है वहाँ अनिवार्य है और जो 2 सम्मेलन है वहाँ एक जो है जरूरी है, लेकिन उसका जो है समय फिक्स नहीं है। कैसे कैसे बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहला है 23 जनवरी। एक तो है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये 4 दिवस यानी कि जो 23 जनवरी है, 14 अप्रैल है, 20 अगस्त है और 2 अक्टूबर, ये चारों दिवस को जो है अनिवार्य रूप से ग्राम सभा लगनी चाहिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में। दूसरा क्या है, जून सुझाए गए तिथि को, तो जून के किसी भी दिवस में वहाँ आयोजन किया जाएगा। और एक है नवंबर माह में सुझाए गए तिथि को, यानी कि नवंबर के महीने में कोई भी तिथि को जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो है ग्राम सभा के कुल जो सदस्य रहते हैं, ठीक है, मान लो ये 6 चीज़ तो हो गया, फिक्स हो गया। अब इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, तो इसके अतिरिक्त है कि ग्राम सभा के जो कुल सदस्य की जो संख्या है 1/3, यानी कि जो है अगर 30 सदस्य रहते हैं वहाँ पर, तो 30 सदस्य में अगर 10 लोग अगर लिखित रूप में मांग करता है तो वहाँ जो है 30 दिनों के अंदर जो है पुनः ग्राम सभा का आयोजन सम्मेलन करना आवश्यक है। और साथ ही अगर जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा जो है आदेश दिया जाता है कि आपको जो है ग्राम सभा का आयोजन करना है, तो फिर उसके लिए भी 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है। यहाँ पर देखते हैं उसके बाद गणपूर्ति और कोरम, यानी कि जो बैठक होगा उसमें कितने लोगों का होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा गया है कि कुल सदस्य का 1/10 भाग, जिसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कुल सदस्य का 10 भाग है। तो जैसे कि अगर कोई बैठक में 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो 100 लोगों में से 10 लोगों का आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 1/10 भाग है, तो 10 लोगों को आना जरूरी है। तो महिलाओं के लिए जो है 10 में से 3 सदस्य का अनिवार्य होना चाहिए कि महिलाओं का उपस्थिति, यानी कि कह सकते हैं कि कुल सदस्य का 1/10 भाग है और जो 1/10 भाग आएगा उसमें से जो है 1/3 महिला होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी जो है गणपूर्ति कोरम कंप्लीट होगा। गणपूर्ति का उत्तरदायित्व तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों का होगा। अनुसूचित क्षेत्र में इससे अधिक होनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो गण आपूर्ति का, यानी कि जो गण पूर्ति करना है, जो बैठक में सदस्य को जोड़ना है, लाना है, इसके लिए जवाबदेही ग्राम के पंचायत के जो सरपंच है उसका है, और साथ ही पंचों का रहता है कि उन लोगों का अधिकार है कि वहाँ लोगों को इकट्ठा करें, सभा में बुलाने का काम करते हैं। और जो अनुसूचित क्षेत्र रहते हैं, जैसे कि ST SC जो क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर जो है गण आपूर्ति जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सम्मेलन की अध्यक्षता। अब जैसे कि बैठक हो रहा है तो उस समय जो है सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सरपंच तथा सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। कोई भी बैठक होता है तो उसके लिए सरपंच इसका अध्यक्षता करता है। अगर सरपंच नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच का दायित्व रहता है कि वहाँ अध्यक्षता का कार्यभार संभाले। और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्य, मान लो जाए जो है कि सरपंच नहीं है और उप सरपंच नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम सभा में लोग गए हैं वहाँ पर, तो उन्हीं में से बीच में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि जो कार्यवाही है उसको किया जाना है। जैसे कि ST SC जो क्षेत्र है वहाँ के लिए जो अध्यक्ष को चुनाव होगा, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होगा और कोई पंचायत पदाधिकारी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर गणपूर्ति ना होने पर स्थगन। ठीक है, मान लो जो है गणपूर्ति करते, किसी विशेष कार्य के लिए बैठक करते हैं लेकिन उसमें गणपूर्ति नहीं होती, तो फिर क्या किया जाएगा, उसको गणपूर्ति नहीं होने पर अध्यक्ष इस बैठक का स्थगित किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा जो है इस बैठक का, जिस बैठक के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था और गणपूर्ति नहीं हुए हैं, तो उस जो बैठक है उसको आगामी बैठक तक से जो है इसको जो है स्थगित किया जाता है। जो आगामी बैठक है उसको करने के लिए वहाँ तिथि निर्धारित किया जाता है। साथ इसमें लिखा गया है कि स्थगन के बाद गणपूर्ति नहीं होता है तो इस बैठक में कोई नया विषय पर चर्चा नहीं होगी। मान लो जाए गणपूर्ति नहीं होता है तो स्थगन किया जाता है, उसके बाद पुनः जो है गणपूर्ति नहीं होता है,
तब क्या होता है कि जैसे कि नए विषय हैं उसमें नहीं जोड़ना है, यानी कि जिस बैठक के लिए आप उपस्थित हुए हो उसी विषय पर चर्चा होना है। अगर गणपूर्ति नहीं हुआ है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ किसी और दूसरे विषय को चालू कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। उसके बाद देखते हैं विशेष रूप से क्या है। इसके लिए जो है विशेष रूप से कोई चर्चा है, जैसे कि वार्षिक कार्ययोजना है, हितग्राहियों का चयन है, वार्षिक बजट है, वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन है और प्रशासनिक जो रिपोर्ट है इसके लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है। नोट क्या लिखा है यहाँ पर कि ग्राम सभा की जो साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। जो ग्राम पंचायत का जो बजट रहता है उसको जो है ग्राम सभा की जो साधारण बैठक है, ग्राम के जो जितने भी लोग हैं उसको बुलाकर उसमें बजट को पारित किया जाता है। इसके लिए जो कार्यवाही क्या है कि ग्राम सभा की लगातार अगर 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाता है तो इसके लिए जवाबदारी है कि पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा तथा आगामी 2 ग्राम सभा में कोरम आपूर्ति की अवसर दिया जाएगा। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में अगर कोरम पूर्ति नहीं हो पाता है तो सरपंच और पंच को नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि आगामी 2 बैठक में इसके लिए जो है कोरम पूर्ति करना आप लोगों के लिए आवश्यक है। देखते हैं यहाँ पर कि जो संयुक्त सम्मेलन है, तो संयुक्त सम्मेलन किस प्रकार से होगा। ग्राम सभाओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने पर ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा जो कि निर्णय सर्वमान्य होगा। ठीक है। इसके बाद है वार्षिक सम्मेलन। तो वार्षिक सम्मेलन के अंतर्गत क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आयोजित होना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित किया जाएगा। इस जैसे कि लेखाओं का वार्षिक विवरण है। दूसरा क्या है, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट है। तीसरा है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्य एवं अन्य कार्य है। चौथा क्या है, अंतिम संपरीक्षा और उसके संबंध में दिए गए उत्तर है। और पांचवा है पंचायत जो कि ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट है। और छठवा है पंचायतों के कार्यों का वार्षिक बजट है। तो इस तरीके से जो है ग्रामीण का जो है सम्मेलन रहता है, इसका वार्षिक सम्मेलन होता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो हो गया था अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 243 बी के तहत जो है ग्राम पंचायत के बारे में बोला गया है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, जिला स्तर पर होगा जिला पंचायत, जनपद स्तर पर होगा जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर होगा ग्राम पंचायत। क्षेत्रों में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देते हैं अनुच्छेद 243 के जो सी है उसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत का संरचना। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच एवं सरपंच से मिलकर बनेगा। ग्राम पंचायतों में वार्डों का विभाजन होगा। ठीक है। तो प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर पंच और सरपंच से मिलकर बनेगा। यहाँ पर उप सरपंच की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उप सरपंच का रोल है उसी में जो पंच रहता है वही बनता है, इसलिए कहा गया है हमेशा पंच और सरपंच के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायतों में वार्ड का विभाजन। तो वार्ड का विभाजन किस तरीके से करना है, तो वार्डों की जो संख्या है वहाँ कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है और या फिर जो जनसंख्या के हिसाब से लगभग बराबर होना चाहिए। जैसे कि एक वार्ड में अगर 100 लोग हैं तो दूसरे वार्ड में लगभग 110 या 100 होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें 100 है तो एक में 200 होना चाहिए। न्यूनतम वार्ड है 10 वार्ड रहेगा और अधिकतम 20 वार्ड रहेगा। उसके बाद है पंचों के चुनाव में बराबर मत आने पर विहित प्राधिकारी लाट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अगर पंचों का चुनाव हो रहा है, अगर वोट जो है सामान्य रूप से एक जैसा पड़ रहा है तो फिर उसके लिए जो है लाट निर्धारित किया जाएगा। चौथा पॉइंट में क्या है, प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत गठित होना अनिवार्य नहीं है। क्या है कि कोई भी ग्राम रहता है उसमें ग्राम पंचायत गठन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है जनसंख्या की कमी हो, इसलिए जो है 1-2 ग्रामों को मिलकर जो है ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, त्याग पत्र से संबोधन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी की त्याग पत्र कौन किसे दे सकते हैं। तो पंच जो है वहाँ सरपंच को दे सकता है, सरपंच उप संचालक पंचायत को दे सकता है, यानी कि जो जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। उप सरपंच है वहाँ सरपंच को दे सकता है। जनपद सदस्य है जनपद पंचायत अध्यक्ष को। जनपद अध्यक्ष है वहाँ कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जनपद का जो उपाध्यक्ष है जनपद पंचायत अध्यक्ष को दे सकते हैं। उसके बाद है जिला पंचायत के जो सदस्य है वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष को दे सकता है। और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वहाँ संभागीय आयुक्त है या फिर अतिरिक्त आयुक्त को दे सकता है। जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष है वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिर जो त्याग पत्र देने के जो संबोधन है वहाँ जो प्रक्रिया रहता है तो एक दूसरे को रहता है।
उसके बाद है अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत क्या बोला गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि ग्राम पंचायत में आरक्षण किस प्रकार से देना है और उसको किस तरीके से जो है विभाजित करना है। तो इसमें कहा गया है कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा यदि किसी ग्राम पंचायत में एसटी या एससी वर्ग के लिए 50% या इससे कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो वहां पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% अनिवार्य है। यानी कि कहा गया है कि एसटी और एससी वर्ग के लिए 50% है और कुल में से जो ओबीसी का वर्ग है ना, ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो है 25% अनिवार्य है और इन सब में जो महिलाओं को 50% अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि 50% अकेले महिलाओं को देना है, एसटी एससी ओबीसी मिलाकर जो है इसको जो है 50% अनिवार्य किया गया है इन लोगों के लिए आरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 243 ई के तहत क्या बोला गया है, पंचायत का कार्यकाल होना चाहिए। तो पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होगा, तो पंचायत का जो कार्यकाल है वहाँ 5 वर्ष के लिए होगा और 5 वर्ष की जो अवधि समाप्त होने पर यानी कि 5 जो उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व 6 महीने पूर्व जो है इसका चुनाव कर लिया जाना चाहिए या फिर जो है उससे जस्ट पूर्व होना चाहिए। चुनाव जैसे कि 5 वर्ष खत्म होने के पहले होना चाहिए इसका चुनाव है। और यदि सरपंच का मृत्यु त्यागपत्र होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है तब तक स्थापना द्वारा कार्यवाही किया जाएगा जो कि निर्वाचित पंचों में से एक होगा। जैसे कि कोई मृत्यु हो गया या फिर पदस्थापना हो गया तो उस समय 6 माह के अंतर्गत जो है चुनाव करना जरूरी है और जब तक नहीं हुआ तब तक जो है स्थापना कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए जो है पंचों द्वारा में से एक को नियुक्त किया जाएगा। और जो है इसमें चौथा पॉइंट क्या है कि पुनः चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है। जैसे कि 3 साल के बाद जो है कोई सरपंच मृत्यु हो गया या फिर त्याग पत्र दे देते हैं तो बचा 2 साल, तो पुनः जब निर्वाचन किया जाएगा सरपंच का तो यह जो है उसी जो 2 साल बचे हुआ है उसी का कार्यकाल के लिए होगा। अनुच्छेद 243 एफ के अंतर्गत क्या बोला गया है, अभ्यर्थी हेतु आहारता। तो अभ्यर्थी के लिए आहारता क्या होनी चाहिए, इसके लिए होना चाहिए कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या उप सरपंच बन सकता है जो पहला क्या लिखा है यहाँ पर, पंच के रूप में निर्वाचित करने के लिए योग्य होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य ना होना चाहिए, किसी सरकारी सोसाइटी के सभापति या उप सभापति ना होना चाहिए और सरकारी नौकरी में ना होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो जाए यहाँ पर लिखा है विधानसभा का जो सदस्य है, ठीक है, अगर कोई विधायक बन गया वो पंच थोड़ी बनेगा, वहाँ तो विधायक ही रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है जो लाभ के पद है या फिर जो बड़ा पद है वहाँ इसमें नहीं आ पाएगा। और जो है 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, 21 वर्ष का न्यूनतम आयु है इसमें प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, और 18 वर्ष क्या है, चुनाव देने के लिए एक मताधिकार के लिए आप योग्य हो। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 जी तथा 11वीं अनुसूची में राज्य सूची के कुल विषयों में 29 विषयों को पंचायत में दी गई है जो निम्न है। यानी कि 29 विषयों पर जो है पंचायत अपना सूची बना सकते हैं, उसमें नियम बना सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि भाग 9 के अंतर्गत जो 243 जी है उसमें कहा गया है और साथ ही अनुसूची जो कि 11 है उसमें भी कहा गया है कुल विषयों में से 29 विषयों को पंचायत को दी गई है जो निम्न है। यहाँ पर मैंने 29 विषय का जो नाम है उसको नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी यह बात है कि कितने विषयों पर जो है पंचायत को सूची दी गई है, तो इसका आंसर जाएगा 29 विषयों पर। उसके बाद है अनुच्छेद 243 एच, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और जो है निधियां हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि जो पंचायत निधि है, तो पंचायत निधि कैसे आएगा, पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में एक निधि होगी जो पंचायत निधि के नाम से जाना जाएगा, जिसमें पंचायत की समस्त प्राप्तियां राशियों को रखा जाएगा। यहाँ पर पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने, उप खजाने, डाकघर, सरकारी बैंक, अनुसूचित बैंक या उसकी शाखाओं में रखे जाएंगे। यानी कि जो पंचायत का जो निधि रहेगा, पंचायत का जो पैसा है उसको कहाँ रखा जाएगा, इसके लिए कहा गया है कि जैसे सरकारी खजाने हैं, उप खजाने हैं, डाकघर है या सरकारी बैंक है और जो है अनुसूचित बैंक है या उसकी जो शाखा है वहाँ पर रखे जाएंगे।
और रकम आहरित करना है। तो रकम आहरित कैसे करना है, तो ग्राम पंचायत निधि से रकम सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जाएगा। यानी कि उस जो बैंक में रखा गया है पैसा, तो उसको निकालेगा कैसे, ऐसा नहीं कि सरपंच जाकर निकाल देगा, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से तभी वहाँ बैंक से पैसा आहरित कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सचिव की अनुपस्थिति में जनपद पंचायत की जो सीईओ है उसका जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, या फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत में पंचायत निधि के रकम का आहरण सीईओ के हस्ताक्षर से किया जाएगा। और चौथा पॉइंट है, परंतु रकम आहरित करने के पूर्व सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदित लेना आवश्यक है। अभी जो समितियां हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 4-5 जो समितियां हैं अलग अलग उसके जो है कार्यभार है उसको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 243 आई के तहत क्या बोला गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किस तरह से करेगा, जैसे कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकाय व पंचायती राज को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी, है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा कहा गया है, और अनुच्छेद 243 के तहत जो है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब निर्वाचन आयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कौन कौन से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानमंडल है, और विधानसभा सदस्य है, राज्य विधानमंडल है। तो इन सभी का जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें जो है जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन जो 6 विषय हैं जहाँ पर 6 चुनाव होता है, जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना है, इसका जो है राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की जो कृत्य है उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। इसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज आपने अगर पढ़ लिया ध्यानपूर्वक तो फिर आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको हल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।